राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान चरम पर। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तीसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन था। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। निर्वाचन आयोग ने चुनाव के दौरान लू की स्थिति पर नजर रखने के लिए कार्यबल गठित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियाचिन में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉ पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण से अलंकृत किया। बिंदेश्वरी पाठक को सामाजिक कार्य के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, प्रसिद्ध गायिका उषा उत्थुप, कालाजार पर अनुसंधान और नीति में योगदान के लिए डॉ चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर को पद्म भूषण से अलंकृत किया। मराठी फिल्म निर्देशक दत्तात्रेय अंबादास, मयालू और पूर्व केंद्रीय मंत्री राम नाईक को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किए गए। टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को पद्मश्री पुरस्कार मिला। पद्मश्री पाने वाले अन्य लोगों में लकड़ी पर नक्काशी करने वाले जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध शिल्पकार गुलाम नबी डार, असम के आदिवासी किसान सर्वेश्वर बसमतारी, सर्जन डॉ प्रेमा धनराज और आयुर्वेद डॉ मनोहर कृष्ण डोले शामिल हैं। पद्मश्री से सम्मानित पैरा तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया ने आकाशवाणी से बातचीत में इस पुरस्कार के लिए सरकार की प्रशंसा की। दिव्यांग व्यक्ति को भी पद्मश्री अगर दिया जा रहा है तो मैं समझता हूँ इस सरकार की बहुत ही दूरदर्शी सोच है। अगर किसी तरीके से अपने राष्ट्र के लिए कोई कार्य करता है तो कभी ये अपने आप को ये न समझे मेरे को सम्मानित नहीं किया जाएगा, बशर्ते अपने कार्य में रत रहते हुए अपने आप को आगे बढ़ाते हुए अपने तत्व को, ऊर्जा को देश और समाज के लिए लगाते रहिए। पद्मश्री से सम्मानित महावीर सिंह गुड्डू ने कहा कि उनको इस स्तर तक पहुंचने में आकाशवाणी की अहम भूमिका रही। हरियाणा के एक आम व्यक्ति को पद्मश्री तक पहुंचना ये बड़े सौभाग्य की बात है। और आपको तो पता ही कि पद्मश्री कितना बड़ा पुरस्कार है। मैं तो सिर्फ देहात से आया, लेकिन लगातार मैं लगा बहुत। मैं 14 अगस्त 1972 को मंच पे आ गया था। मैं मेरा रेडियो में बहुत योगदान दिया। आकाशवाणी रोहतक से मैं गायकी में भी और नाटक में भी दोनों में हूँ। वो है उसके ऊपर गीत भी गाए तो मैं रेडियो को भी समर्पित करता हूँ। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार समाप्त होने में केवल 2 दिन शेष हैं। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। 13 राज्यों की 89 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में भी प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में एक रैली में विपक्षी दलों पर परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। ऊपर के लोगों ने मलाई खाई है और ये पसमंदा मुसलमानों को भी उसी हालत में जीने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि देश से गरीबी, भ्रष्टाचार और परिवारवाद को खत्म करने का यही सही समय है। उन्होंने कहा कि भाजपा देश में उद्योगों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। उन्होंने लोगों से वोट करने की भी अपील की। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने बुलंदशहर में एक रैली में आरोप लगाया कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो केवल दिखावा करती है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने मथुरा और फतेहपुर सीकरी क्षेत्रों में प्रचार किया। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज छत्तीसगढ़ में 3 जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की है। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर केंद्र की मोदी सरकार ने विकास को प्राथमिकता दी है। श्री नड्डा ने कहा कि अगर केंद्र में फिर से भाजपा की सरकार बनी तो अगले 5 साल में और 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष अजीत पवार ने लोकसभा चुनाव के लिए आज पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इसमें महाराष्ट्र को $10 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने का वादा किया गया है। मुंबई में श्री पवार ने कहा कि घोषणा पत्र में समाज के हर वर्ग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। तेज प्रताप यादव को कन्नौज से और बलिया से सनातन पांडे को टिकट दिया गया है। इंडियन नेशनल लोकदल ने लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा से उम्मीदवारों की दूसरी सूची आज जारी की। सुनील तेवतिया को फरीदाबाद से, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता अनूप सिंह दहिया को सोनीपत से और संदीप लोढ़ को सिरसा से टिकट दिया गया है। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध जीत गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभाणी का पर्चा खारिज हो जाने और 8 अन्य उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के कारण श्री दलाल को निर्विरोध निर्वाचित होने की घोषणा की गई। इस बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लोगों से मतदान करने और नेता चुनने का अधिकार छीनने के लिए भाजपा की आलोचना की है। मणिपुर में भीतरी मणिपुर संसदीय क्षेत्र के 11 मतदान केन्द्रों पर आज पुनर्मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 81.61% मतदान दर्ज किया गया। पहले चरण में मतदान के दौरान इन स्थानों पर बड़े पैमाने पर हिंसा, आगजनी और फर्जी मतदान की घटनाएं हुई थीं। लोकसभा चुनाव में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों की प्रोफाइल श्रृंखला में आज राजस्थान की जोधपुर लोकसभा सीट पर विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सीट पर शुक्रवार को मतदान होगा। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र 8 विधानसभाओं की संयोजन से बना है, जिसमें फलोदी, लोहावट, शेरगढ़, सरदारपुरा, जोधपुर, सूरसागर, लूणी और पोखरण शामिल हैं। इस सीट पर आजादी के बाद हुए 17 चुनाव में 8 बार कांग्रेस, 5 बार भाजपा और 4 बार अन्य पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 बार जीत दर्ज कर जोधपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। इस बार इस सीट पर कुल 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। भाजपा ने एक बार फिर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो 2014 और 2019 के चुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने नए चेहरे के रूप में करण सिंह उचियारड़ा को मैदान में उतारा है। श्री शेखावत इस बार जीत की हैट्रिक लगाने के प्रयास में जुटे हैं। वहीं उचियारड़ा ने उनके विजयी रथ को रोकने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रखा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन था। 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 94 लोकसभा सीटों पर 7 मई को मतदान कराया जाएगा। बिहार के तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए 5 संसदीय क्षेत्रों से कुल 54 उम्मीदवार मैदान में हैं। नामांकन वापसी के अंतिम दिन आज किसी भी प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया। उधर उत्तर प्रदेश में आज 4 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। Dear voters, elections are here. Download your voter helpline app from the Play Store or Apple Store and make sure your name is there in the electoral list. Voter helpline app also helps in voter registration, search in electoral roll, information on the candidate, election results, complaint and information on EVM and election process. चुनाव का पर्व, देश का गर्व। ये आकाशवाणी है। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के प्रत्येक चरण से पहले लू की स्थिति पर नजर रखने के लिए कार्यबल गठित किया है। इसमें आयोग, मौसम विभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। ये कार्यबल लू के प्रकोप से निपटने के उपायों की समीक्षा करेगा। निर्वाचन आयोग मतदान केन्द्रों पर शामियाना, पेयजल, पंखे और अन्य ऐसी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ अलग से भी समीक्षा बैठक करेगा। उधर मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिन तक देश के पूर्वी हिस्से में लू का प्रकोप जारी रहेगा और बुधवार से इसका दायरा बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी लू चलने की संभावना है। कर्नाटक, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी तेज गर्मी पड़ने की आशंका जताई गई है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे लू की रोकथाम और बचाव विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य राजेंद्र सिंह और सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता 011-2342-1050 और 011-2331-4444 नंबर पर टेलीफोन कर प्रश्न पूछ सकते हैं। राजस्थान में एक रैली में प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी द्वारा एक विशेष समुदाय के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने आज निर्वाचन आयोग से शिकायत की। पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि उन्होंने गुजरात में कई स्थानों पर भाजपा द्वारा जगह जगह धर्म को लेकर लगाए गए पोस्टरों की भी आयोग से शिकायत की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरक्षा स्थितियों का आकलन करने के लिए आज सियाचिन का दौरा किया। उन्होंने विपरीत मौसम और दुर्गम इलाके में तैनात सैनिकों से बातचीत की। रक्षा मंत्री ने मातृभूमि की रक्षा के लिए काम कर रहे सैनिकों के योगदान की सराहना की। दिल्ली की अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मधुमेह के इलाज के लिए रोजाना डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परामर्श की अनुमति देने की याचिका खारिज कर दी है। इसमें उन्होंने पत्नी को भी शामिल करने का अनुरोध किया था। भारतीय पैदल चाल एथलीट प्रियंका गोस्वामी और अक्षदीप सिंह ने मैराथन रेस वॉक मिक्स्ड रिले स्पर्धा में पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ताजा समाचार मिलने तक 17वें ओवर में 5 विकेट पर 152 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान चरम पर। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तीसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन था। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। निर्वाचन आयोग ने चुनाव के दौरान लू की स्थिति पर नजर रखने के लिए कार्यबल गठित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियाचिन में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। और आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।